अच्छा बेटा, डिमांड हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे और हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिमांड के बारे में डिस्कस की थी, जो कि जनरली मैं वापस से एक मरतबा आप लोगों को रिकैप देता हूँ। हम लोगों ने बेटा सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात की थी कि डिमांड क्या होता है। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ सर्टेन गुड और सर्विस। उसके बाद बेटा हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात की थी कि लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये सिंपल सी कहानी हम लोग पढ़ते हुए आए थे, जिसकी वजह से हमारे पास एक नेगेटिव रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फिर आपको अफेक्टिव डिमांड के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया था कि आपके पास ख्वाहिश है प्लस आपके पास इनफ पैसा भी है टू कंज्यूम दैट सर्टेन गुड और सर्विस, तो आप अफेक्टिव डिमांड क्रिएट करते हो। अच्छा, फिर बेटा आपके पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसमें हमने वो चीजों के बारे में डिस्कशन की थी कि यार प्राइस के अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जहां पे हमने डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात की थी। हमारे पास पहला जो था वो इनकम था, कि इनकम में जब चेंज आएगा तो उसकी वजह से आपकी डिमांड कम या ज्यादा होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड। सही है, और मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग इसको डिटेल में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ेंगे। सही है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से, कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका इनकम टैक्स होता है, वो आपकी इनकम पे लग रहा होता है। जितना ज्यादा टैक्स बढ़ता रहेगा उतना बर्डन आपका बढ़ता रहेगा और उतनी आपकी खरीदने की ताकत कम होती रहेगी। फिर हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग के बारे में बात की थी कि यार इन्फॉर्मेटिव और परसुएसिव दो तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है। इन्फॉर्मेटिव में नॉलेज देते हैं, परसुएसिव में कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि यार हमसे अच्छा प्रोडक्ट कोई बेचता ही नहीं। और फिर हम लोगों ने बात की थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के हवाले से, जहां पे मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। हम लोग इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आगे जाके चीजों को देखेंगे। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा फोकस है वो ये सीखना है कि डायग्राम्स कैसे बनती हैं डिमांड की, यानी कि प्राइस फैक्टर की और नॉन प्राइस फैक्टर की। तो ये हम लोगों ने सारा चीज के बारे में सीखना है कि किस तरीके से आपके पास डायग्राम्स डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो जरा यहाँ पे आइएगा बेटा। हम लोग यहाँ पर सिंपल लेके चलेंगे प्राइस फैक्टर वर्सेस नॉन प्राइस फैक्टर। ठीक है, प्राइस फैक्टर वर्सेस नॉन प्राइस फैक्टर। यहाँ पे आइएगा जरा बेटा। हमारे पास किस तरह मामला चल रहे होते हैं। वाई एक्सिस पे आ गई आपकी प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व वैसे बन रहा है। करंटली आप ये प्राइस लेवल पे हो और आप इतनी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आप बैठे हुए बेटा पॉइंट ए पे। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास प्राइस लेवल कम होती है फ्रॉम पी टू P1, चीज सस्ती होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप आ जाएंगे बेटा क्यू से ऐसे आगे की तरफ, दैट इज Q1। ठीक है, और आप बेटा पॉइंट ए से किस तरफ जाना शुरू हो गए, आप पॉइंट ए से आ गए हैं पॉइंट बी पे। इसी का ऑपोजिट अगर कर दें कि आपके पास प्राइस लेवल बढ़ रही है फ्रॉम P टू P2, अगर बेटा आपके पास प्राइस लेवल बढ़ेगी फ्रॉम P टू P2, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। आप आ जाएंगे बेटा क्यू से Q2 की तरफ और आप ऐसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। आप आ गए बेटा पॉइंट ए से पॉइंट सी। अच्छा, अब बेटा बात सारी ये है कि डायग्राम बनाने से कुछ नहीं होता, डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, जो बातें मैं पहले भी एक मर्तबा बता चुका हूं। तो अब बेटा यहाँ पे आओ जरा, आप ये देखो कि ये जो चेंज आपके पास आ रहा है, कभी आपकी क्वांटिटी आगे जा रही है कभी आपकी क्वांटिटी पीछे जा रही है, ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है बेटा इसकी वजह से कि या तो प्राइस में बढ़ रही है या तो प्राइस कम हो रही है, प्राइस के चेंज की वजह से हो रहा है ना ये मामला। तो बेटा पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहला पॉइंट आपके पास आ गया है प्राइस फैक्टर। पहला पॉइंट पॉइंट आपके पास क्या आ गया, प्राइस फैक्टर। ये प्राइस की वजह से आपके पास ये चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा, अगर आप लोग गौर से देखो, आप एक ही लाइन पे ऐसे आगे पीछे जा रहे हो या फिर आप अलग अलग लाइंस बना रहे हो। आप बेटा मेरा एक ही लाइन पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट आपके एक्सप्लेनेशन का क्या आ जाएगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व।
मूवमेंट अलोंग द कर्व। सही है। तीसरा पॉइंट, बेटा जब मैं आपको प्राइस फैक्टर का और मूवमेंट वाले मामला समझा रहा था, मैंने आपको बताया था कि यार हम लोग प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, फैशन हो गया, वेदर हो गया, सबको हम लोग कांस्टेंट रखे हुए थे। तो बेटा जब हम लोग सबको कांस्टेंट रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पे क्या बात करूंगा, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सब क्या हैं, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ठीक है। ये तीन बातें हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। चौथी बात, बेटा ये भी बताई थी, जब ही भी प्राइस की वजह से आपकी डिमांड आगे पीछे होती है, तो आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कहते, बल्कि अगर वो बढ़ती है तो आप उसे कहेंगे एक्सटेंशन, और अगर वो कम होगी तो आप उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये सारी पुरानी बातें हैं, कोई मसले वाली बात यहाँ तक, कोई मसले वाली बात यहाँ तक भाई? क्लियर जा रही हैं सारी बातें? जल्दी से बताएं। अपवर्ड स्लोप बता दें, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग तो बेटा उस दूसरा कर्व है ना, हम लोग वहां पे पहुंचे ही नहीं अभी तक, अभी तो उसमें टाइम है। अभी बहुत टाइम है बेटा अपवर्ड स्लोपिंग में। सही है जी साद हसन। अच्छा, सही है जी, आगे बढ़ने बेटा। चलो, नॉन प्राइस फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। नॉन प्राइस की डायग्राम को एक नजर देखते हैं कि यहाँ पे क्या मामला चल रहे होते हैं। इधर आइएगा। हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ये हमारा एक नॉर्मल डिमांड कर्व चल रहा है। सही है, ये हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व चल रहा है, ये प्राइस लेवल चल रही है, और इतना माल इस पे बिकता है। ठीक है, प्राइस पी क्वांटिटी क्यू, ये आ गया हमारे पास पॉइंट है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए किसी बॉय को पकड़ लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं साद हसन की बात कर लेते हैं। हम लोग साद हसन की बात कर लेते हैं भाई। साद हसन जो है, साद हसन के घर के पास पेप्सी मिलती है 5 रुपए की, और साद हसन दिन की 2 पेप्सी पीता है। ठीक है, ये फिलहाल सिनारियो चल रहा है। 5 रुपए की पेप्सी और साद हसन दिन की 2 पेप्सियां पीता है। अच्छा भाई, हुआ क्या, साद हसन के पास पहले जॉब नहीं थी, अब साद हसन की जॉब लग गई, साद हसन के पास पैसा आ गया और साद हसन की इनकम लेवल बढ़ना शुरू हो गई। तो बेटा जब साद हसन की इनकम लेवल बढ़ेगी और साद हसन के पास पैसा आएगा, तो मुझे एक बात ये बताओ, साद हसन पहले के मुकाबले में ज्यादा स्पेंडिंग वगैरह करना शुरू करेगा, साद हसन पहले के मुकाबले में ज्यादा कंजम्पशन करना शुरू करेगा, तो बेटा साद हसन पहले के मुकाबले में पेप्सी भी तो ज्यादा पिएगा। पहले साद हसन कितनी पेप्सी पी रहा था, साद हसन दिन की 2 पेप्सियां पीता था। अब साद हसन की इनकम बढ़ गई तो वो पहले के मुकाबले में ज्यादा पेप्सी पीना शुरू कर देगा। तो बेटा ये देखो, साद हसन का डिमांड कर्व किधर जा रहा है, राइटवर्ड। सही है, आगे की तरफ जा रहा है, फ्रॉम D to D1। बट बेटा मुझे एक बात ये बताओ, क्या साद हसन के घर के पास जो दुकान थी जहां से ये पेप्सी पीता था, क्या दुकान वाले को पता चलेगा किसी भी तरह के साद हसन अमीर हो चुका है तो मैं पेप्सी की प्राइस बढ़ा देता हूँ? नहीं बेटा, दुकान वाला बोलेगा तुम 2 पेप्सी पियो, तुम 20 पेप्सी पी लो, तुम 100 पेप्सी पी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कितने रुपए के हिसाब से प्राइस चाहिए, 5 रुपए के हिसाब से। तुम 200 पेप्सियां पी जाओ, भाई 5 रुपए के हिसाब से मुझे तुम मेरे पैसे दे देना। यानी कि साद हसन अब पहले के मुकाबले में ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा होगा, बट एट द सेम प्राइस लेवल। ठीक है, साद हसन आ गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और साद हसन अब 2 के बजाय कितनी पेप्सी पीता है, 4 पेप्सियां पी रहा है। अच्छा भाई, भाई हुआ ये कि साद हसन के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। जब साद हसन के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो साद हसन की इनकम लेवल गिर गई, साद हसन की परचेजिंग पावर गिर गई, साद हसन के ऊपर बर्डन बढ़ गया। तो मेरा साद हसन तो बेचारा बड़ा परेशान।
अब जाहिर सी बात है अगर उसकी इनकम लेवल वगैरह फॉल हो गई है तो वो पहले के मुकाबले में कम पेप्सी पिएगा। तो बेटा साद हसन का डिमांड कर्व देखो किस तरफ आ रहा है। साद हसन का डिमांड कर्व ऐसा पीछे की तरफ आ जाएगा, फ्रॉम डी टू। अच्छा भाई, अब साद हसन कितनी पेप्सी पी रहा है दिन की? एक। बट बेटा एक बात बताओ, क्या दुकान वाला साद हसन का रिलेटिव है, रिश्तेदार है? क्या उसको साद हसन से कोई हमदर्दी होगी कि यार मेरा भाई जो है वो कम पैसे कमा रहा है, चलो मैं पेप्सी की प्राइस कम कर देता हूँ? क्या ऐसा होगा? नहीं। दुकान वाला बोलेगा भाई तुम दो पियो, तुम एक पियो। पेप्सी की प्राइस कितनी है? 5 रुपए। भाई मेरे 5 रुपए दे दो। समझे? तो अब एट द सेम प्राइस लेवल साद हसन पहले के मुकाबले में कम पेप्सी पी रहा होगा भाई। वो आ गया क्यू से Q2। और अब बेटा कितनी पेप्सी पी रहा है? एक पेप्सी पी रहा है। ये केस समझ आया आप लोगों को? अब इसको देखो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे सुनना जरा। बेटा इसको आप कंपेयर करो लेफ्ट हैंड वाली डायग्राम से। जी सामिया वेरी गुड। लेफ्ट हैंड वाली डायग्राम से कंपेयर करो। बेटा यहां पे क्या चलता है? यहां पे क्या चल रहा है? प्राइस फैक्टर। तो बेटा मेरा यहां पर आपके पास क्या चल रहा है? यहां पे चल रहा है नॉन प्राइस फैक्टर। क्या चल रहा है यहाँ पे? नॉन प्राइस फैक्टर। अच्छा उसके बाद बेटा अगर मैं सेकंड पॉइंट देखूं तो सेकंड पॉइंट लेफ्ट डायग्राम पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट का मतलब एक ही लाइन पे ऊपर नीचे होना। क्या यहाँ पर मूवमेंट हो रही है? नो। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर आपका डिमांड या तो आगे जा रहा है या तो पीछे आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है? शिफ्ट। तीसरा पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड, वहां पर कौन कांस्टेंट है? बेटा वहां पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। तो शहजादों यहां पर कौन कांस्टेंट कांस्टेंट होगा? यहां पर बेटा आपकी प्राइस कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? प्राइस कांस्टेंट है। लास्ट बात, बेटा वहां पर एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन था। यहां पर आप क्या टर्म यूज करेंगे? इंक्रीज या फिर डिक्रीज? इंक्रीज को एग्जामिनर राइटवर्ड, राइटवर्ड या फिर आउटवर्ड भी लिख देता है, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना। डिक्रीज को एग्जामिनर लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड भी लिख देता है कभी कभार। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को याद रखना। कोई मसले वाली बात, कोई मसले वाली बात यहां तक? देख ले एक बार, कोई भी परेशानी है कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सुकून से देखो बेटा कौन कौन अपने पास आया हुआ है। रामीन, मिशल, हसन, साद हसन, सामिया। अच्छा भाई ओके, प्राइस कांस्टेंट क्वांटिटी जी। समझ गए बेटा? क्लियर है सारी कहानी? चलो आओ जरा डायग्राम आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास मामला चल रहे हैं। आप लोगों को मैं जरा सी एक्सप्लेनेशन दिखा दूं। इधर आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। यानी कि प्राइस फैक्टर वर्सेस नॉन प्राइस फैक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। Change in quantity demand will always be due to price. That is the reason why there is a movement from point A to point B and C. Point A से या तो आप B पे जा रहे हो, point A से या तो आप C पे आ रहे हो। Keeping in mind all other factors are held constant and the relationship is shown between two specific variables only. Ceteris paribus. Apart from one variable factor, all other factors are constant. याद करें, ये सब बताया था बेटा फर्स्ट क्लास में। राइट वाली डायग्राम में देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है चेंजेस इन डिमांड विल ऑलवेज बी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। या तो आपकी डिमांड राइटवर्ड जाती है या तो आपकी डिमांड लेफ्टवर्ड आती है। कीप इन माइंड दैट द प्राइस इज अनचेंज्ड बिकॉज शिफ्ट अकर ड्यू टू अदर फैक्टर्स। देखो प्राइस कांस्टेंट है क्योंकि अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट आया था। Producer does not shift, producer does not know your income increase or your tax decrease. That's why you are increasing demand. For example,
इफ इनकम इंक्रीजेस will cause demand to shift rightward from D to D1, increasing quantity from Q to Q1 at the same price level of P। कहता है कि यार दुकान वाले को तो नहीं मालूम ना कि तुम्हारी इनकम बढ़ी है या तुम्हारी इनकम गिरी है। वो बोलेगा भाई मुझे बस पेप्सी के 5 रुपए चाहिए, भले कुछ भी हो। सही, तो वो प्राइस फिलहाल कांस्टेंट लेके चल, कोई टेंशन वाली बात बेटा। क्लियर है कहानी? अच्छा अब इधर आओ बेटा। जब मैं डायग्राम बनाता हूं मुझे एक एक वेरिएबल एक्सप्लेन करना होता है। ये ABCDEFG जो लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है। ये देखो जरा क्या लिखा हुआ है। इनिशियली द प्राइस लेवल चार्ज इज P where the consumer is operating at point A and the quantity consumed is Q। मैंने क्या बोला कि मेरे पास प्राइस लेवल P चल रही है, कंज्यूमर पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रहा है और कितना माल खरीद रहा है, Q पे खरीद रहा है। If there is an increase in price level, this will contract quantity demand from Q to Q2 and movement along the curve from point A to point C। क्या बोला कि अगर तुम्हारी प्राइस लेवल बढ़ गई, P से P2 चली गई, तो बेटा तुम्हारी क्वांटिटी कम हो जाएगी, Q से Q2 आ जाएगी। और तुम्हारे पास मूवमेंट कैसे आएगी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। आगे आओ। However, if there is a decrease in price level from P to P1, this will extend quantity demand from Q to Q1, movement along the curve from point A to point B। अगर तुम्हारी प्राइस लेवल फॉल होती है from P to P1, this will extend quantity demand from Q to Q1, movement along the curve from point A to point B। बेटा ये सारी बातें मैंने यहां पर लिखी हैं, टर्मिनोलॉजीज, मूवमेंट, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये वो। अगर इसकी बात करें हम लोग, तो बेटा जरा समझना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा ये बेटा हमारे जो डिमांड कर्व है वाई एक्सिस को टच होंगे लाजमी, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था। क्यों होते हैं आगे जाके बताऊंगा रीजन, बट अभी के लिए इसकी प्रैक्टिस अभी आपने ऐसे ही रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप जरा डायग्राम देखो क्या कह रहा है। इनिशियली द प्राइस लेवल चार्ज इज पी ऑपरेटिंग एट ए क्वांटिटी क्यू। तो बेटा शुरू की तो आप वही कहानी बता दो ना जो आपके पास चल रहा है। इफ देयर इज फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन इनकम, कहता है कि भाई साद हसन की अगर इनकम बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, इससे डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा। दिस विल शिफ्ट डिमांड कर्व राइट वर्ड्स फ्रॉम डी टू D1 एंड कंज्यूमर विल बी कंज्यूमिंग अ ग्रेटर क्वांटिटी एट Q1 एट द सेम प्राइस लेवल ऑफ P। कहता है कि कंज्यूमर पहले के मुकाबले में ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा होगा, बट प्राइस लेवल अभी भी P चल रही है। हाउएवर, इफ देर इज एन इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, मैंने क्या कहा था कि अगर साद हसन के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो क्या होगा, दिस विल डिक्रीज डिमांड एंड शिफ्ट इट लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम डी टू D2। कहता है कि इससे डिमांड कम होगी और पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगी फ्रॉम डी टू D2, डिक्रीजिंग डिमांड टू Q2 एट द सेम प्राइस लेवल ऑफ P। वैसे ये डायग्राम एग्जाम में टेस्ट नहीं होगी, इतनी बेसिक एक्सप्लेनेशन बेकार बच्चों वाली टेस्ट नहीं होती। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन करते कैसे हैं, आगे जाके बहुत यूजफुल रहेगा ये। कोई मसले वाली बात बेटा? बेटा सब लोग देखो एक्टिव रहा करो यार, ढीले नहीं बनो। ऑनलाइन क्लास में सब लोग एक्टिव रहा करो, पार्टिसिपेट किया करो। यस नो ही तो टाइप करने का बोलता हूँ आपको। जल्दी बताओ। गुड, गुड, शाबाश। चलो बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, उसके बाद हमारा डिमांड स्पेसिफिक वो एंड हो जाएगा। लेकिन डिमांड इटसेल्फ एक बहुत लेंदी चैप्टर है, सही है। बेसिक डिमांड हमारा एंड हो जाएगा। यहाँ पे आइएगा बेटा, हम लोग एक टर्मिनोलॉजी अभी देख रहे हैं जिसका नाम है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड की डेफिनेशन को देखो। मार्केट डिमांड की डेफिनेशन कहती है कि इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन, और हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। कहता है भाई आपके पास जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ना, सबको जब आप एड अप कर देते हो, समेशन का मतलब सम करना, प्लस करना, तो वो आपके पास मार्केट डिमांड बन जाती है। अब ये कैसे होता है जरा देखना। बेटा मैं आपके सामने चार अलग अलग डिमांड कर्व्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये चार कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे देखना भाई।
ये आ गया मिस्टर एक्स का डिमांड कर्व, ये आ गया मिस्टर वाई का डिमांड कर्व, ये आ गया मिस्टर जेड का डिमांड कर्व, और ये आ गया बेटा अपने पास मार्केट का डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे देखना जरा बेटा, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, और प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे पास चार अलग अलग प्राइस क्वांटिटी आ गई, और मैं चारों के हिसाब से अलग अलग डिमांड कर्व भी बना रहा हूँ। ठीक है, ये लो भाई, ये चार अपने पास अलग अलग डिमांड कर्व्स आ गए, टी, डी, टी और टी। अच्छा बेटा आप बात सुनो भाईजान, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है 5 रुपए की। तो बेटा हर बंदे के लिए 5 की होगी ना, ऐसे तो नहीं है किसी के लिए 100 की होगी तो किसी के लिए 1000 की होगी। हर बंदे के लिए 5 रुपए की पेंसिल चलेगी। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या, मिस्टर एक्स ने जाके कहा कि यार ये 5 रुपए की ना मुझे 50 पेंसिल दे देना। तो मिस्टर एक्स ने 5 की कितनी पेंसिल खरीद ली, 50। मिस्टर वाई गया, मिस्टर वाई ने कहा कि यार ये ना 5 रुपए की मुझे 30 पेंसिल दे देना। मिस्टर जेड गया, मिस्टर जेड ने कहा कि यार ये 5 रुपए की मुझे तुम 20 पेंसिल दे देना। तो बेटा मार्केट में टोटल 5 रुपए की कितनी पेंसिल बिक गई है, तो वो है 50 + 30 + 20 इज इक्वल्स टू कि बेटा मार्केट में 5 रुपए की अपने पास 50 से ज्यादा पेंसिल बिकी, यानी कि कितनी पेंसिल बिकी बेटा, मार्केट में अपने पास 100 पेंसिल बिक चुकी हैं। 50 + 30 + 20, मार्केट में कितनी पेंसिल बिक गई बेटा हमारी, 100 पेंसिल बिक गई है। तो अब डेफिनेशन पढ़ो क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे चलती है, ऐसे चलती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल समेशन, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। हॉरिजॉन्टली जब आप सारे डिमांड कर्व्स को बेटा ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड कर्व। कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन है बेटा, कोई परेशानी है। जी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे आप। ये एमसीक्यूज में टेस्ट होता है, इसकी डेफिनेशन एमसीक्यू में आ रही होती है, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई है बेटा सारी बातें, समझ गए। अच्छा बेटा कॉपी करने के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, बट उससे पहले बेटा फर्स्ट होमवर्क आप लोगों को मिल रहा है, सॉरी एक सेकंड, फर्स्ट होमवर्क आप लोगों को आपका आज मिल रहा है। गूगल क्लासरूम के ऊपर बेटा आप लोगों ने इसको अपलोड करना है, और जो टाइम आपको दिया जाए उसी टाइम पे आप लोगों ने करना है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस 3 4 सवाल है। नोट्स को यूज करते हुए आपने आंसर लिखना है। गूगल से या चैट जीपीटी से बराए मेहरबानी मत खोलिएगा, वो आपको बहुत एडवांस लेवल के आंसर देगा, आप लोग परेशान हो जाओगे। उसको नहीं पता वो ये लेवल का सिलेबस क्या है, तो भाई रैंडम चीजें दे देगा, वो उठा के फंस जाओगे बहुत गंदा। तो इसकी आज क्या है, संडे है ना, सबमिशन आपने मुझे करनी है इसकी वेंसडे को। ठीक है, वेंसडे को आप लोग सबमिट करेंगे ऑन गूगल क्लासरूम, सही है जी। नोट्स वगैरह आपने यूज करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दें। कोई एक बंदा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, और ग्रुप पे डाल दो, सही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाईजान ये आपके पास जो है वो चलेगा, वेंसडे को आप लोगों ने सबमिट करना है। ठीक है, चलें, अब जरा इसको कॉपी कर लें अपने पूरे होमवर्क लेक्चर को।